हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है साख नियंत्रण की कौन कौन सी मेथड होते हैं, ये आज हम जानेंगे। हम सभी को पता है कि जहाँ हम बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल की, वहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है उनका एक महत्वपूर्ण ये काम है कि वो साख नियंत्रण का काम करते हैं। और हमारे सेंट्रल बैंक की सक्सेस, सफलता या असफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि बैंक ने साख नियंत्रण का कार्य को कितना कुशलतापूर्वक से संपन्न किया है। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो हैं वो अपनी नकद जमाओं के आधार पर जो है क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। और जो साख एक अप्रत्यक्ष मुद्रा होती है और साख सृजन के कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, इससे मूल्य स्तर बढ़ने लगते हैं और स्फीति का प्रभाव देखने को मिलता है और स्फीति के प्रभाव उत्पन्न होते हैं यहाँ पर। तो केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए साख सृजन पर नियंत्रण करता है। यदि वह अपनी कार्यवाही द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रण करने में सफल रहता है तो ये कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक जो है सफलतापूर्वक काम कर रहा है। अतः केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य जो है मुद्रा और साख की मात्रा को देश की आवश्यकता के अनुरूप बनाए रखना होता है। तो केंद्रीय बैंक का जितने भी व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण होता है, सारे व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण होता है। अतः साख नियंत्रण का कार्य सफलतापूर्वक वह कर सकता है। जानते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जो होता है स्थायित्व लाकर देश की आर्थिक मार्ग को प्रशस्त करना होता है। और साख नियंत्रण हमारे व्यापार चक्रों पर भी रोक लगाता है तथा जो मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन के जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनको भी वो कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे उद्देश्य हमारे यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला उद्देश्य ये हो सकता है कि प्राइस स्टेबिलिटी। हमें पता है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जो है वो इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी बताया है। तो केंद्रीय बैंक नोटों का हमें पता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा नोटों का निर्गमन का कार्य किया जाता है, जबकि व्यापारिक बैंक साख सृजन का कार्य करते हैं। तो नोट निर्गमन और साख सृजन मुद्रा की कुल जो पूर्ति होती है उसको प्रभावित करते हैं। यहाँ पर यदि मुद्रा की कुल पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम या ज़्यादा होती है तो आर्थिक अस्थिरताएं पैदा होती हैं। यदि मुद्रा की कुल पूर्ति मांग से अधिक है तो मुद्रा प्रसार होने से मूल्य स्तर बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत मुद्रा की कुल पूर्ति मुद्रा की मांग से कम होती है तो मुद्रा संकुचन के कारण यहाँ पर प्राइसेस जो हैं गिरने लगते हैं। तो जहाँ पर हमें कहें कि प्राइस में कमी या वृद्धि दोनों ही स्थितियाँ हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, हानिकारक होती हैं। तो केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के द्वारा मुद्रा की पूर्ति को मांग के अनुरूप बनाए रखने का प्रयत्न करता है। इससे प्राइसेस में स्टेबिलिटी आती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। दूसरा ये हो सकता है कि स्टेबिलिटी इन रेट ऑफ एक्सचेंज। तो विनिमय दर में स्थिरता। तो साख नियंत्रण का ये उद्देश्य होता है कि विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाना, क्योंकि विनिमय दर में अनिश्चितता और अस्थिरता से हमारा जो विदेशी व्यापार है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे ऐसे देश जिनके लिए विदेशी व्यापार अधिक महत्वपूर्ण है अपनी विनिमय दरों की स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता से जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता के लिए आंतरिक मूल्य स्थिरता का त्याग करना बहुत लाभदायक होता है और साथ ही विनिमय दरों में स्थिरता प्रदान करने के कारण दूसरे देश में बहुत सारे ऐसी आर्थिक हम कह लें आर्थिक भय जो है वो बना रहता है। अतः आधुनिक युग में विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता उन देशों के लिए बहुत उपयुक्त है जिनकी अर्थव्यवस्था का आधार जो है
वो विदेशी व्यापार है। फिर नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि हम मेंटेन करें हमारे इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को हाई लेवल पे ले जाने के लिए। तो आय और रोजगार के उच्च स्तर को बनाए रखना किसी भी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है ना। तो यहाँ पर आय और रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए आधुनिक युग में अधिकांश अर्थशास्त्री इस विचारधारा के समर्थक हैं कि जो हमारा साख नियंत्रण का उद्देश्य है वो होता है कि व्यापार चक्रों को नियंत्रित किया जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के स्तर को उच्च स्तर को बनाए रखा जा सके। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक साख सृजन को सरल करके विनिमय और रोजगार दरों में वृद्धि करता है और उनके उच्च स्तर को बनाए रखता है ना। फिर यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन की सफलता का आधार है ये। तो यहाँ पर आधुनिक युग में जो कि राष्ट्र बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, वहाँ पर तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है और नियोजन की सफलता से ही आर्थिक नियोजन की उचित दशाओं को उत्पन्न किया जा सकता है और ये सारे काम किए जा सकते हैं। और देश में मौद्रिक नीति, साख नीति, इनका प्रमुख उद्देश्य होता है जिससे कि आर्थिक विकास की उचित दशाओं को उत्पन्न कर सकें। और विकासशील देशों में जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन की नीति को उद्देश्य जो होता है आर्थिक नियोजन को सफल बनाना होता है। ठीक है। फिर हम ये कहें कि देश की रक्षा के लिए भी ये जो है इसका उद्देश्य हो सकता है। तो हमारे जो गवर्नमेंट है हमारे देश के लिए डिफेंस का दायित्व जो है वहन करती है। और आधुनिक युग में बहुत सारे देश जो होते हैं और डिफेंस पे काफ़ी सारा धन व्यय करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा देश कब हमारे ऊपर युद्ध की स्थिति में हो। तो यहाँ पर जो आधुनिक शस्त्र होते हैं युद्ध के जो काम में लाए जाते हैं उनके लिए बहुत खर्चीले होते हैं। तो ये देश की मौद्रिक और साख नीति इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि देश में डिफेंस के लिए वित्त की व्यवस्था अनुकूल है या नहीं। तो साख के विस्तार द्वारा युद्ध के व्ययों की पूर्ति के लिए जितना भी मनी है वो यहाँ से जुटाई जाती है। तो ये तो मैंने कुछ उद्देश्य बताए हैं कि साख नियंत्रण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वो साख नियंत्रण की रीतियों पर आते हैं। तो साख नियंत्रण हमें पता है कि साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है और केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही साख नियंत्रण के तरीके अपनाती है। और साख नियंत्रण के तरीकों को हम प्राय दो भागों में बांटते हैं, एक तो परिणात्मक विधियाँ और एक गुणात्मक विधियाँ। मैं इसको पूरा तो नहीं बता पाऊँगी पर इसकी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी विधियों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। परिणात्मक साख विधियों में सबसे पहली आती है विधि बैंक दर, है ना। तो बैंक दर को जानेंगे। फिर इसमें ही दूसरी आती हैं इसमें खुले बाज़ार की क्रियाएं, है ना। तो खुले बाज़ार की क्रियाओं को जानेंगे। और तीसरा इसमें आता है प्रारक्षित नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, ये तीन चीज़ें फिर आती है इसमें तरल कोषानुपात में परिवर्तन। तो ये सब आती हैं हमारी पहली वाली रीति में। फिर दूसरी आती हैं गुणात्मक रीतियाँ। गुणात्मक रीतियों में बहुत सारी विधियाँ आती हैं, जैसे चयनित साख नियंत्रण आता है, ब्याज दरों में कटौती की दरें आती हैं। फिर अंतर निर्धारण आता है, आयत पूर्व जमाएँ आती हैं, ऋणों की प्राप्ति पर नियंत्रण आता है, ऋणों की स्वीकृति पर जांच आता है, नकद कोषानुपात का प्रयोग आता है, इसमें उपभोक्ता साख नियमन आता है और फिर पेनल्टी इंटरेस्ट आते हैं। फिर इसमें और चीज़ें भी आती हैं कि प्रत्यक्ष कार्रवाई किस तरह से की जाती है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट किस तरह से की जाती है, पब्लिसिटी किस तरह से की जाती है। ये सारी जो आती हैं गुणात्मक साख नीतियों में आती है ना। तो इस वाले ये चैप्टर ना वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन बनता है और दोनों ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साख नियंत्रण की कौन कौन सी रीतियाँ अपनाई जाती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो इसको अच्छे से तैयार करें और इसकी रीतियों को हम देखेंगे भी और किस तरह से साख नियंत्रण की रीति अप्रभावी होती है ना। साथ ही साथ ये भी जानेंगे। तो इस वाले चैप्टर में से सारी ही चीज़ें, जिसे इसमें शॉर्ट
नोट्स पे पूछ लिए जाते हैं, जैसे बैंक रेट पे पूछ लिया, या फिर कैश रिजर्व रेट्स पे पूछ लिया, लिक्विडिटी रेट्स पे पूछ लिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन से पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।